दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 11वीं का भूगोल का जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए भूगोल सब्जेक्ट के। आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखकर तैयार कर लिए होंगे। हम पेपर के माध्यम से क्वेश्चन देख रहे थे, तो ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 1 नहीं देखा जाकर देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो जाकर देखिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको सही विकल्प समझा दी, रेगिस्तान की पूर्ति, सही जोड़ियां हो गई, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर 7 देख लिए थे। इसके साथ ही दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 6वां, 7वां, 8वां और यहाँ प्रश्न क्रमांक 12वें तक देख लिए थे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 12वें तक आपके पेपर में क्या है भूगोल में 2 अंकी वाले प्रश्न रहते हैं। वो सभी मैं आपको पार्ट 1 में बता दिया, तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया। हमें क्या है प्रश्न क्रमांक 13 से स्टार्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 13वां है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आपको कारक लिखना है। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो किस प्रकार से आपका रहने वाला सॉल्यूशन देख ले। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भूमध्य रेखा से दूर, दूसरा है समुद्री से दूर, तीसरा है आपका प्रचलित वायु। तो पहले तो आपको क्या है प्रभावित करने वाले कारक है, उनकी हेडिंग याद करिएगा। ओके, हेडिंग याद होनी चाहिए, फिर उसको आपको पढ़ना और समझ लेना है। समझकर याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रखेगा। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, मैंने तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये आपका दिए हुए बादल कैसे बनते हैं पहले उनको बताएगा। तो बादलों का वर्गीकरण कौन कौन से है? तो पच्छाद मेघ होते हैं, कपासी मेघ होते हैं, स्त्री मेघ होते हैं, वर्षा मेघ होते हैं। ये इस प्रकार से दिया हुआ है बादलों का वर्गीकरण। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं तो हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए। अथवा क्वेश्चन है ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है, समझाइए। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला, वायु के संगठन को समझाना है। तो वायु का संगठन इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। जो वायुमंडल है गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में क्या है गैसों का अनुपात इस प्रकार से रहता है, और ये आपको बताया जा रहा है वायुमंडल में किस किस प्रकार से गैसें का अनुपात है, वो आपको वायुमंडल के संगठन को समझाना है। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों बढ़ती है, समझाइए। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका दिए हुए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप तैयार कर लेना है। वायु में संगठन को समझाइए वाला प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, बादल का वर्गीकरण भी पेपर प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो तैयार करके रखना है, जो मैं आपको पहले बता दिया है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां है, उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। अथवा क्वेश्चन है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते। उत्तर भारत के मैदान का आपको महत्व बताना कि उत्तर भारत में जो मैदान है उनके क्या क्या महत्व दिए हैं। तो उत्तर भारत का मैदान भारत का ही नहीं बल्कि क्या विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान के साथ साथ इसमें क्या है घनी जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। अब यहाँ उत्तर भारत का मैदान क्या आपका क्या है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए जब उपजाऊ होता है जनसंख्या ज्यादा होना स्वाभाविक बात है। ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है। भारत की जो नदियों ने अगर आपस में जोड़ देते हैं उनके फायदे हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, तो ये सामाजिक और आर्थिक लाभ के मतलब कि इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया है सॉल्यूशन, तैयार आपको कर लेना है। इसकी शॉर्ट लीजिए फास्ट, जितने क्वेश्चन बता दूं सभी आपको क्या समझ के तैयार करना है, और इससे पहले भी इंपॉर्टेंट आपको बताए तो उनको भी आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के महत्व को लिखिए, कोई 3 आपको बताना। अथवा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के महत्व बताना, कोई आपको 3 बताना है। तो प्रायद्वीपीय पठार से क्या क्या महत्व है, तो पहला आपका दिया है, पहले पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। पहला आपका पॉइंट है उपजाऊ लावा मिट्टी, दूसरा है प्रचुर खनिज भंडार, तीसरा आपको पॉइंट यहाँ बना दीजिएगा वनस्पति क्षेत्र। इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर फिर आपको उनके ये जो पॉइंट दिए ये लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट पॉइंट बनाने में आपको सही रहेगा, परफेक्ट आपको दिखने लगता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के दिए पहला दिया है कि उपजाऊ लावा मिट्टी होता है। दक्षिण के पठार के अधिकांश भाग में उपजाऊ लावा मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की फसल के लिए उत्तम है। इसके अतिरिक्त तिलहन के बाद चाय, केला, काजू, गर्म मसाले की उपज होती है। दूसरा है प्रचुर मात्रा में क्या है खनिज भंडार होता है, जी आपका दिया हुआ इसमें क्या है खनिज भंडार होता है, जो लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, ओके, अभ्रक, बॉक्साइट, हीरा, सोना आदि सब निकलता है। साथ ही इसके प्राकृतिक वनस्पति भी रहती है। तो ये आपका दिया हुआ प्रायद्वीपीय पठार के मैदान। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपकी ये 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट तीनों विशेषताएं तैयार कर लीजिए। पहला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां समतल भागों से होकर नहीं बहती हैं, इसलिए इन्हें नहरें नहीं निकलती हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अर्थात विसर्प नहीं बहती हैं। ये आपके दिए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17वां है, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन अतः पूछे जा रहा तापमान का व्युत्क्रम को समझाइए। तो वायुमंडल की संरचना दोस्तों आपसे पूछे जा रही है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड आपका वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, ओके, आपकी 2022 में। ये दिया हुआ वायुमंडल की संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे आपके क्रम से दिया हुआ है, वायुमंडल की 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है, जैसे क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, नाम याद रखिएगा। और क्षोमंडल में क्या है, समताप मंडल में क्या है, एक एक लाइन में आपको तैयार करना है, कौन कितनी ऊंचाई में है और ये आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है, ओके, और ये आपका डायग्राम रहने वाला है। कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सचित्र बनाना है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है तापमान के व्युत्क्रम को समझाइए। तापमान के व्युत्क्रम के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ तापमान के व्युत्क्रम के बारे में, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें तक दोस्तों आपके 3 अंकी वाले प्रश्न रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां जो प्रश्न 19वां आपको मिलेगा वो दोस्तों आपका 4 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। तो आपके पेपर में 4 नंबर वाले केवल 2 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18वां क्या है, बिग बैंग का सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन, तो कई बार आ चुका बिग बैंग सिद्धांत भी पूछा जा चुका है 4 नंबर में। चलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। बिग बैंग का जो सिद्धांत आपको देखना है, तो ये आपका दिया बिग बैंग का सिद्धांत हो गया, ये आपका दिया हुआ है। और बाकी आपको समझना है तो आप YouTube पर केवल इतना बस डाल लीजिए बिग बैंग का सिद्धांत, एनिमेशन वाली वीडियो तक आपको क्या समझा जाएंगी, ओके। इसलिए आपको क्या है अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार, और फिर आपको क्या है पढ़ लेना है थ्योरी में, तो फिर आपसे बन जाएगा। फिर अपनी लैंग्वेज में आप इसे समझा सकते हैं। तो समझ लीजिएगा बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, ये आपका क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमसे पूछे जा रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आपको क्या सचित्र वर्णन करना है। MP बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा में, और 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है वार्षिक परीक्षा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, तो देख सकते हैं, ओके। आप देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बांटे है। एक आपका भू प्रॉपर्टी, मेंटल, और तीसरा क्रोड कहलाता है, ओके। तो तीनों के पॉइंट तो आपको तैयार होंगे, बस उसके बारे में आपको 2-2 लाइन तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका और दिया हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस प्रकार से रहने वाला है, मृदा निर्माण के आपको कारकों का वर्णन करना है। तो ये आपके कारक दिए हैं, पहला है आपका मूल सेल, दूसरा है आपका उच्चावचन, तीसरा है आपका समय, चौथा है जलवायु। ये है आपके मृदा निर्माण के कारक। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा रहा है पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करना है कि पवन अपरदन से कौन कौन सी आकृतियां स्थलाकृतियां बनती है। तो जैसे आपका यार दांग बनता है, तो ये आपका है। साथ ही आपका है छोटा सा आपका चित्र बनाकर आप पेपर में भी समझा सकते हैं। इतना अच्छे से नहीं बनाना, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको बना देना है, ओके। नेक्स्ट है आपका भू स्तंभ, ये सब क्या है स्थलाकृतियां हैं जो पवन अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं। आगे देख लेते हैं, ओके। ये दूसरे वाले पॉइंट का आपका डायग्राम है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका, या तीसरा स्थलाकृति है छत्रक सेल या गारा जैसे बोलते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हो। इसकी डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला, थोड़ा छाता की डिजाइन बनता है, ओके, इसलिए इसे छत्रक सेल कहते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वात गर्ग, तो ये आपका दिया वात गर्ग। तो इसका 4 स्थलाकृतियां हैं बताई गई हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 स्थलाकृति आपको बता देना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20वां जो सबसे लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का पूछा जाता है वो रहता है मानचित्र संबंधित। तो सबसे आपके पेपर में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर का आएगा, मानचित्र पूछा जाएगा। भारत का मानचित्र रहने वाला है। तो भारत के मानचित्र जिस प्रकार से आपका दिया, जैसे मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग आपको दिखाना है, भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपको K2 पर्वत शिखर दिखाना है, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, गंगा का डेल्टा, ये पूछे जा रहा है। इसी क्वेश्चन के अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये नहीं बनना तो फिर आप इन्हें बता सकते हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, नदी, कावेरी, ओके। तो इससे समझ में आता है कि आपको जितनी भी आपकी नदियां हैं वो आपको आपके सिलेबस में जो सभी दी है सभी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक गई हैं भारत में, ओके, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही जो मैं आपको पहले स्थान बताएं वो आपको तैयार होने चाहिए। वैसे पहले जो चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण स्थान मिले, जितनी महत्वपूर्ण नदियां मिले, ओके, वो आपको क्या तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं इस प्रकार से आपका भारत का मानचित्र है, कैसे आपको दर्शाना है। जैसे पहला हमसे पूछा जा रहा है मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग, तो ये आपका दिया मुंबई यहाँ है, हावड़ा आपका यहाँ है, तो आपको ये फिर बना दिया मुंबई से हावड़ा और जो इटारसी होते जाना चाहिए, तो इटारसी से होते गया। फिर हमसे छोटा नागपुर का पठार पूछेगा, तो यहाँ आपका छोटा नागपुर बता दें, इस प्रकार से गोला बनाकर छोटा नागपुर दर्शा गया है। मालवा का पठार आपका यहाँ है, ओके, आपके अपने मध्य प्रदेश में मालवा का पठार यहाँ। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद है गंगा का डेल्टा पूछा है, तो गंगा का डेल्टा यहाँ है आपका, ओके। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। साथ ही आपको भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर, आपको तो हिमालय आपको ऊपर है और यहीं आपका रहने वाला है सर्वोच्च शिखर K2 पर्वत, ओके, कंप्लीट हो जाता है।
ओके, इसके बाद नदियों वाला किस प्रकार से आपको डायग्राम रहने वाला है। जैसे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी आपकी यहाँ से गई हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकली है। फिर ताप्ती नदी है, कावेरी नदी दोस्तों आपके नीचे है, माँ नदी आपकी साइड दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी इस साइड है। तो माइंड में साइड रखना है, एरिया कहाँ रहना, कि इस साइड है, किस साइड है, कि उत्तर है, पश्चिम है, पूरब है, कि बीचों बीच है। ऐसा थोड़ा सा आपको साइड रखने का है, कहाँ तक जाने वाली है, ऐसा आपको माइंड में सेट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी, तो ये सभी को आपको तैयार करके रखना है। अभी तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं आपकी आगे वार्षिक एग्जाम के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कहेंगे तो मानचित्र की अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। इस प्रकार से दोस्तों कंप्लीट प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता दिए, जितने क्वेश्चन बताएं समझाएं सभी तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको भी आपको तैयार करके रखना है। आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।